Hello friends, I hope you all are doing well. Today we are going to discuss the new chapter of class 10 science, that is electricity. It is the most important and interesting chapter of class 10. So before starting this chapter, let me introduce some of the topics of this chapter that we are going to discuss in this chapter. Okay. So first of all, we will start. This chapter is basically divided into 4 topics. These 4 topics are the main topics of this chapter. So the first topic is electric current. We'll discuss something about electric current, and then we'll go through potential difference, and then we will study about Ohm's law, and at the end we will discuss what are the heating effects of electric currents. In that we have to read about Joule's law of heating effect. There are various other things besides this, but we will discuss one by one. So let us start with the first topic, that is electric current. I hope you will enjoy this video. Electric current. So what is electric current? The rate of flow of charges. Electric current is nothing but the rate of flow of charges. मतलब कितना गिवन टाइम में कितना अमाउंट ऑफ चार्जेस फ्लो हो रहा है किसी भी कंडक्टर से, उसी को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। और इलेक्ट्रिक करंट को हम लोग आई से डिनोट करते हैं। और देखो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस, मतलब गिवन टाइम में कितना अमाउंट ऑफ चार्जेस फ्लो हो रहा है। अगर ये गिवन टाइम में ज्यादा चार्जेस फ्लो होगा तो ज्यादा करंट है, कम चार्जेस फ्लो होगा तो कम करंट है, ठीक है ना। तो देखो इसके बाद हम लोग देखते हैं इसका एसआई यूनिट। एसआई यूनिट क्या होगा? इलेक्ट्रिक करंट का एसआई यूनिट हम लोग खुद बना सकते हैं। कूलम का एसआई यूनिट क्या है? सॉरी, चार्ज का एसआई यूनिट क्या है? कूलम। और टाइम का क्या है? सेकंड। तो यहां से हम लोग बोल सकते हैं कूलम पर सेकंड। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, कूलम पर सेकंड। और इसी को कूलम पर सेकंड को ही हम लोग बोलते हैं एम्पियर। कूलम पर सेकंड को ही हम लोग एम्पियर भी बोलते हैं, ठीक है ना। इसको आप कैपिटल ए से भी डिनोट कर सकते हो। अब नेक्स्ट देखो, यहां से हम लोग एक चीज और बना सकते हैं, इंटरेस्टिंग चीज। आप ध्यान से देखो, करंट आई से डिनोट करते हैं, और करंट का चलो यहां मैं फिर से लिख देता हूं, I इक्वल्स टू Q बाई T, ठीक है। तो अब देखो यहां से एक चीज, करंट का ऐसा यूनिट क्या है? एम्पियर है। चार्ज का क्या है? कूलम है। और टाइम का क्या है? सेकेंड है। तो यहां से हम लोग 1 एम्पियर को डिफाइन कर सकते हैं। यहां से हम लोग 1 एम्पियर को डिफाइन कर सकते हैं। सबके कोफिशिएंट में 1 लगा दो। देखो व्हाट इज 1 एम्पियर ऑफ करंट? ध्यान से देखना, इफ 1 कूलम ऑफ चार्ज इज फ्लोइंग थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ ए कंडक्टर इन 1 सेकेंड, देन द करंट इज 1 एम्पियर। मतलब अगर किसी भी वायर से 1 सेकेंड में 1 कूलम चार्ज फ्लो हो रहा है तो उसके उस करंट को हम लोग कितना बोलेंगे? 1 एम्पियर करंट बोलेंगे। If 1 coulomb of charge is flowing through any cross section of a conductor in 1 second, ठीक है ना। 1 सेकंड में 1 कूलम चार्ज फ्लो हो रहा है तो 1 एम्पियर। 1 सेकंड में 2 कूलम चार्ज ट्रांसफर हो रहा है तो 2 एम्पियर। 1 सेकंड में 5 कूलम ट्रांसफर हो रहा है तो 5 एम्पियर। ठीक, 1 सेकंड में 20 कूलम क्रॉस हो रहा है तो 20 एम्पियर। अच्छा, 2 सेकंड में 2 कूलम ट्रांसफर हो रहा है तो भी 1 एम्पियर होगा, क्योंकि 2 कट जाएगा तो फिर 1 ही आ जाएगा ना। So that this is all about your 1 एम्पियर करंट, ठीक है ना। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसको स्टार्ट कर लेना। नेक्स्ट हम लोग क्या देखते हैं कि एम्पियर का ना एक छोटा यूनिट भी होता है। देख लो आप उसको ध्यान से, एम्पियर का एक छोटा यूनिट भी होता है जो न्यूमेरिकल्स करते समय आप लोग को बहुत काम आने वाला है। एक होता है मिली एम्पियर। मैं लिख देता हूँ मिली एम्पियर, जिसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। और इस मिली एम्पियर का वैल्यू होता है 1 मिली एम्पियर इक्वल्स टू 10 टू द पावर, अब क्या करो ना, 1 को 1000 से डिवाइड कर दो। 1 मिली एम्पियर क्या होता है? 1 मिली एम्पियर इक्वल होता है 1 अपॉन 1000 एम्पियर। या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 10 टू द पावर -3 एम्पियर। याद रखना इस चीज को, 1 मिली एम्पियर इक्विवेलेंट होता है 10 टू द पावर -3 एम्पियर, ठीक है ना। ये ऊपर जाके -3 हो गया, ठीक है। और एक और 1 माइक्रो एम्पियर। याद रखना माइक्रो मिली से ज्यादा छोटा होता है, ठीक है ना। मिली से ज्यादा छोटा होता है माइक्रो, और इसको हम लोग लिखते हैं म्यू ए। और ये होता है 1 अपॉन 10 लाख 60.345 और इसको आप लिख सकते हो 10 टू द पावर -6 एम्पियर। तो ये दो इंपॉर्टेंट यूनिट है, छोटा सा, वो आपको याद रखना है। न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय आपको इसका हेल्प लग सकता है।
1 milliampere equals to 10 to the power minus 3 ampere and 1 microampere equals to 10 to the power minus 6 ampere। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने के लिए कौन सा डिवाइस का हम लोग यूज करते हैं। सो इलेक्ट्रिक करंट इज मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड एमीटर। तो इलेक्ट्रिक करंट को नापने के लिए कौन सा डिवाइस का यूज करते हैं हम लोग, एमीटर। एमीटर इज ए डिवाइस विद द हेल्प ऑफ व्हिच वी मेजर इलेक्ट्रिक करंट। एमीटर, और इसमें आपको क्या यहाँ ध्यान में रखना है कि एमीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज। इट इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज। ठीक है, और दूसरा पॉइंट इसमें क्या आपको ध्यान में रखना है, इट हैज लो रेजिस्टेंस, वेरी लो रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस तो आपको जानते हो, ऑपोजिट फोर्स। ठीक है, चलो इसके एग्जांपल से हम लोग समझते हैं डायग्राम बना के। मैंने एक सर्किट बना दिया, पॉजिटिव नेगेटिव, मैंने यहाँ पे एम्पियर लगा दिया और ये रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस R है। ठीक है ना, मान लेते हैं X और Y। तो पॉइंट है X और यहाँ पे Y है। तो क्या है, देखो करंट तो पॉजिटिव टू नेगेटिव फ्लो, आगे हम बताते हैं क्यों नेगेटिव पॉजिटिव टू नेगेटिव करंट फ्लो होता है, आगे हम डिस्कस करेंगे। तो देखो क्वेश्चन है पहला, इट इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज। तो ये ऐसा कॉम्बिनेशन को ना जो एक ही लाइन में कनेक्टेड हो, किसी के ऊपर कनेक्टेड नहीं हो, वैसे कॉम्बिनेशन को हम लोग बोलते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। और एमीटर को ना हमेशा ही सीरीज में कनेक्ट किया जाता है। दूसरा पॉइंट आपको क्या ध्यान में रखना है, इट हैज वेरी लो रेजिस्टेंस। एमीटर का जो रेजिस्टेंस होता है, मतलब करंट को रोकने का क्षमता, वो बहुत कम होता है। और इसके पीछे का रीजन क्या है, क्यों कम होता है, मान लो अगर इसका रेजिस्टेंस ज्यादा हुआ, एमीटर का इंटरनल रेजिस्टेंस ज्यादा हुआ, तो ये क्या करेगा, जो भी करंट यहाँ से अंदर जाएगा वो सारे करंट को वो कंज्यूम कर लेगा, अपोज कर देगा, मतलब आगे बढ़ने ही नहीं देगा। तो सर्किट में करंट्स का फ्लो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इसी चीज को एस्केप करने के लिए एमीटर का रेजिस्टेंस क्या किया जाता है, बहुत कम रखा जाता है। ठीक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको इसको ध्यान में रखना है। क्या आपको ध्यान में रखना है कि एन एमीटर शुड हैव वेरी लो रेजिस्टेंस सो दैट इट मे नॉट चेंज द वैल्यू ऑफ करंट फ्लोइंग इन द सर्किट। उसका रेजिस्टेंस अगर हम बढ़ा देंगे तो वो सारे करंट को रोक के रखेगा, इससे क्या वहीं पे रोक लेगा या फिर कम कर देगा, जिससे क्या होगा ना, पूरे सर्किट में ना इक्वल अमाउंट ऑफ करंट फ्लो नहीं हो पाएगा। इसको हम लोग कर लेते हैं, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 कूलम ऑफ चार्ज। एक कूलम चार्ज में कितना इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होता है। तो चलो हम लोग एक चीज जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स पे जो चार्ज होता है वो होता है 1.6 × 10 to the power minus 19 कूलम, जिसको ना मिनिमम चार्ज भी कहा जाता है। ठीक है ना, तो इससे बहुत इजी, इससे हम लोग कर लेते हैं। दो तरीका हम बताते हैं। पहले देखो, एक इलेक्ट्रॉन्स पे जो चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन्स पे जो चार्ज होता है वो कितना होता है, 1.6 × 10 to the power minus 19 कूलम। एक इलेक्ट्रॉन्स पे कितना चार्ज होता है, 1.6 × 10 to the power minus 19 कूलम। हमसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 कूलम ऑफ चार्ज। एक कूलम चार्ज पे, यहाँ से आप ध्यान से देखो तो ये कुछ नहीं, मतलब क्या, इसके कोएफिशिएंट में 1 है, तो ये पूछ रहा है कि एक कूलम चार्ज पे कितना होगा। तो सिंपल है, एक अगर देखो एक इलेक्ट्रॉन्स पे अगर इतना चार्ज है तो एक कूलम पे कितना होगा, तो कूलम को वहीं छोड़ दो और इसको नीचे ले आओ, तो 1/1.6 × 10 to the power minus 19, ये हो गया हमारा एक कूलम पे। तो ये हमको निकालना है, बस इसको हमको डिवाइड कर देंगे 1 को इससे, आंसर आ गया। देखो कैसे करना है, पॉइंट को हटा के हम एक 0 लगा दिए। अब देखो 10 तो 16 से डिवाइड करने में थोड़ा प्रॉब्लम होगा, तो एक आप काम कर सकते हो, नेक्स्ट स्टेप हम लोग कर लेते हैं। 10 ये 10 to the power minus 19 को जब हम ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 10 to the power 19। ठीक है, और नीचे कितना है, 16 है। अब हम क्या करेंगे, इसको देखो 10 को डिवाइड करने में थोड़ा प्रॉब्लम है, तो हम क्या करते हैं ना, 10 को 100 बना लेते हैं। और 100 बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ 1 पे 19 जीरो है, तो एक जीरो को इस पे हम तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और यहाँ पे कितना जीरो बच जाएगा, 18 जीरो बच जाएगा। ठीक है ना, अब इसको डिवीजन करना आसान हो गया। तो जब इसको अब डिवाइड करोगे तो आएगा 6.25 × 10 to the power 80 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है,
याद रखना आपको, आप याद रखना है आपको कि एक कूलम चार्ज पे इतना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। 6.25 into 10 to the power 18 number of electrons are present in 1 coulomb of charge। दूसरा एक और तरीका है, फॉर्मूला है आप Q equals to Ne। यहाँ पे Q का मतलब चार्ज है, N मतलब कोई भी इंटीजर्स हो सकता है, नंबर ऑफ कुछ भी, जितना नंबर ऑफ पूछ ले, और E मतलब इलेक्ट्रॉन्स का वैल्यू, इलेक्ट्रॉन्स का कितना है वैल्यू, इलेक्ट्रॉन्स पे कितना चार्ज है 1.6 into 10 to the power -19 कूलम। तो यहाँ से हमसे क्या पूछ रहा था कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये पूछ रहा था, n पूछ रहा था तो हम क्या कर देंगे Q/E equals to n। और कितना कूलम पे पूछ रहा है 1 कूलम, तो यहाँ पे 1 पुट कर दिया, और इलेक्ट्रॉन्स पे कितना चार्ज है 1.6 into 10 to the power -19 कूलम। तो इससे सेम चीज आ जाएगा 1/this, तो डिवाइड करोगे तो आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। अच्छा इंटरेस्टिंग चीज यहाँ पे देखो, अगर हम इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज और प्रोटॉन्स के चार्ज से कंपेयर करें, इसका चार्ज 1 कूलम पे जो चार्ज है, तो ये बहुत ही ज्यादा है इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स दोनों के कंपैरिजन में, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स पे जो चार्ज होता है वो माइनस में है, और प्रोटॉन पे भी जो चार्ज आता है उसका वैल्यू भी सेम माइनस में है, और ये पॉजिटिव में है। तो इसका जो चार्ज है वो वेरी 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 लार्ज है एज कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, ठीक है। कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर होता क्या है, तो कंडक्टर्स आप लोग जानते हो जिससे चार्जेस आसानी से फ्लो हो जाए, दैट मींस जिससे करंट आसानी से फ्लो हो जाए, उसको हम लोग बोलते हैं कंडक्टर्स। कंडक्टर्स में आपका सारा मेटल्स आ जाएगा, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, कॉपर, ये सारा, सिल्वर, ये सारा कंडक्टर्स की कैटेगरी में आता है। इंसुलेटर किसको बोलते हैं, जिससे चार्जेस आसानी से फ्लो नहीं होते, सब्सटेंस थ्रू व्हिच करंट कैन नॉट फ्लो इजीली आर कॉल्ड इंसुलेटर्स, ठीक है ना। चार्जेस मतलब ही तो करंट ही होता है, ठीक है ना। तो इंसुलेटर्स का एग्जांपल हो गया ग्लास, प्लास्टिक्स, ये सारा एग्जांपल है इंसुलेटर का, वुड एग्जांपल है इंसुलेटर का। तो एक्चुअली रीजन क्या है कि इसमें करंट फ्लो नहीं होता है, इसमें करंट फ्लो होता है, तो एक रीजन समझ लो कि कंडक्टर्स में ना जो इलेक्ट्रॉन्स होता है वो लूजली हेल्ड होता है, मतलब उसका न्यूक्लियस जो होता है ना, उसके इलेक्ट्रॉन्स को लूजली अटैच करके रखता है, पकड़ के रखता है, जिसकी वजह से ना इसमें बहुत सारा फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है, इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है, और फ्री इलेक्ट्रॉन्स होने की वजह से ये आसानी से एक एटम से दूसरे एटम में मूव कर सकता है, इसीलिए कंडक्टर्स में करंट फ्लो हो सकता है, क्योंकि इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन्स फ्री है, कहीं भी मूव कर सकता है। लेकिन इंसुलेटर में न्यूक्लियस ना इलेक्ट्रॉन्स को बहुत टाइटली पकड़ के रखता है, बहुत अच्छा बॉन्ड बना के रखता है, जिसकी वजह से इंसुलेटर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होता है, दैट इज व्हाई इट इज अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है ना। अब तो कंडक्टर समझ में आ गया, इंसुलेटर समझ में आ गया। अभी सेमीकंडक्टर क्या है, आप एक नाम सुने होंगे प्रेडिक्टेबल में, सिलिकॉन, सीजियम, ठीक है ना। ये बहुत ये क्या है, कार्बन के जस्ट नीचे रहता है सिलिकॉन, ठीक है ना। आप देखोगे प्रेडिक्टेबल ध्यान से तब समझ में आएगा। तो ये सेमीकंडक्टर होता क्या है, नाम से ही पता चल रहा है, सेमी मतलब ये दोनों के बीच का, ठीक है ना। तो सेमीकंडक्टर जनरली क्या होता है ना कि अपना प्योर फॉर्म में इंसुलेटर का रूप में, इंसुलेटर जैसा बिहेव करता है अपना प्योर फॉर्म में, दैट मींस अगर उसमें कोई भी चीज नहीं मिला है तब, लेकिन जैसे ही उसमें हम इंप्यूरिटीज मिला देते हैं वो कंडक्टर बन जाता है, मतलब वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करना स्टार्ट कर देता है। दूसरा तरीका एक और है, इसको आप बोल सकते हो कि सेमीकंडक्टर अपना नॉर्मल टेम्परेचर में ना इंसुलेटर का जैसा काम करता है, लेकिन जैसे ही आप टेम्परेचर बढ़ा दो सेमीकंडक्टर का, वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करना स्टार्ट कर देता है। मतलब टेम्परेचर बढ़ा दिया तो कंडक्टर बन गया, टेम्परेचर जैसा था वैसा रखा तो इंसुलेटर बन गया, ठीक है ना। सो अब हम लोग अगला टॉपिक देखते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस। अब ये पोटेंशियल वर्ड का मतलब क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी आप लोग पढ़े हो mgh, है ना, क्लास 9 में। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, एक चीज देख लो कि ये नेचर का नियम है कि कोई भी चीज ना हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ मूव करता है। मतलब अगर आप हीट का भी बात करो तो हीट कहाँ से ट्रांसफर होता है, हॉटर मीडियम टू कूलर मीडियम। सिमिलरली अगर वाटर का भी मूवमेंट कराना हो एक जगह से दूसरी जगह तो उसका हाइट में डिफरेंसेस होना चाहिए, मतलब हायर कंसेंट्रेशन से लोअर कंसेंट्रेशन की तरफ वो फ्लो करता है। वैसे ही चार्ज को भी फ्लो कराने के लिए ना उसमें उसके पोटेंशियल में डिफरेंसेस चाहिए। चलो एक एग्जांपल इससे समझते हैं वाटर का। जैसे हमारे पास एक कंटेनर है, ठीक है, दो कंटेनर है, एक कंटेनर में वाटर पूरा फुल है और दूसरे कंटेनर में वाटर कम है, मान लो इतना कम है, और यहाँ से हम एक पाइप को कनेक्ट कर दिए, और जैसे ही पाइप को खोलोगे तो आप क्या देखोगे कि वाटर इस कंटेनर ए से कंटेनर बी की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देगा। कब तक मूव करेगा, जब तक दोनों कंटेनर में ना इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर जाके
दोनों का पोटेंशियल जाके इक्वल ना हो जाए। पोटेंशियल मतलब क्या, ये हाइट का डिफरेंस सेम ना हो जाए, तब तक क्या होगा, वाटर मूव करते रहेगा। जैसे ही सेम हो गया वाटर का मूवमेंट बंद हो जाएगा। तो यहाँ पे अभी पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो गया, जीरो हो गया, क्योंकि अगर मान लो ये अगर 500 ml है तो यहाँ भी ये कितना है 500 ml है। अगर इसको मूव कराना हो, वाटर को ए से बी में कराना हो, तो क्या करना पड़ेगा, इसका 500 ml को बढ़ाना पड़ेगा। 600-700 ml कर दो, 700 ml कर दो, 800 ml कर दो। अगर बी से ए की तरफ मूव कराना तो इसका पोटेंशियल को बढ़ा दो। वैसे ही चार्ज को मूव कराने के लिए भी ना हम लोग को पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करना पड़ता है। ठीक है, तो उसको चलो हम लोग समझते हैं। अब ये पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है क्या, ठीक है ना, तो कर सकते हैं। द वर्क डन इन मूविंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज, तो देखो जैसे मान लो दो पॉइंट है ए और पॉइंट बी, हमको एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, मान लो 1 कूलम चार्ज यहाँ पे है, पॉइंट ए बी है, ठीक है ना, 1 कूलम चार्ज है हमारे पास। तो 1 कूलम चार्ज को पॉइंट ए से पॉइंट बी तक ले जाने के लिए जो वर्क डन चाहिए, ठीक है ना, 1 कूलम चार्ज को पॉइंट ए से पॉइंट बी तक ले जाने के लिए जो वर्क डन चाहिए उसी को हम लोग बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है ना, और ये तो पोटेंशियल डिफरेंस हो गया क्योंकि यहाँ पे दो पॉइंट हम बता दिए, पॉइंट ए और पॉइंट बी। पॉइंट ए से पॉइंट बी तक ले जाने के लिए 1 कूलम चार्ज को जो वर्क डन करना पड़ेगा उसको हम लोग बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। और अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है तो वहां पे दो पॉइंट का डिफाइन नहीं किया जाता है, वो कोई एक पॉइंट रहेगा, मान लो यहाँ पे एक पॉइंट है x और कहीं से भी चार्ज आ रहा है, मान लो इंफिनिटी से आ रहा है चार्ज। तो अगर आपको इलेक्ट्रिक 1 कूलम चार्ज, 1 कूलम ही चार्ज, लेकिन आपको कहां से आ रहा है वो पता नहीं है, इसको डिफाइन करने के लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को आप ऐसे डिफाइन कर सकते हो, इफ द वर्क डन, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है ना, द वर्क डन इन मूविंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज, यूनिट पॉजिटिव चार्ज 1 कूलम चार्ज इसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है ना, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को हम लोग क्या बोल रहे हैं, 1 कूलम चार्ज। सो हाउ कैन यू डिफाइन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, the work done in moving a unit positive charge from infinity to that point, the work done in moving a unit positive charge from infinity to that point, infinity से कोई एक पॉइंट तक लाने के लिए जो वर्क डन चाहिए, 1 कूलम चार्ज को लाने के लिए जो वर्क डन चाहिए उसी को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और जब हम पोटेंशियल डिफरेंस का बात करते हैं तो हमको दो पॉइंट पता है, स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट। जैसे हम ये इस केस का लेते हैं, पॉइंट ए से पॉइंट बी तक ले जाने के लिए 1 कूलम चार्ज को, पॉइंट ए से पॉइंट बी तक ले जाने के लिए 1 कूलम चार्ज को जितना वर्क डन चाहिए उसी को हम लोग बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। तो चलो इसको हम लोग कैसे डिनोट करते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग V से डिनोट करते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग कैसे डिनोट करते हैं, V से। और इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं, वर्क डन अपॉन Q, दैट मींस व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस, द वर्क डन in moving a unit positive charge 1 coulomb charge, the work done in moving a unit positive charge from one point to another, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट को 1 कूलम चार्ज को ले जाने के लिए जितना वर्क डन कराना पड़ता है उसी को हम लोग बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। तो चलो एक चीज हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं कि इसका यूनिट क्या होगा पोटेंशियल डिफरेंस का, तो यहाँ से आसानी से हो जाएगा। वर्क डन का क्या होता है जूल, और चार्ज का क्या होता है कूलम। वर्क डन का ऐसा यूनिट होता है जूल और चार्ज का क्या होता है, सॉरी यहाँ पे चार्ज का क्या होता है कूलम। तो यहाँ से हम लोग डिफाइन कर सकते हैं ऐसा यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस विल बी जूल पर कूलम, या आप उसको ऐसे भी लिख सकते हो जूल पर कूलम, ठीक है ना। और जूल पर कूलम को ही हम लोग बोलते हैं वोल्ट, जूल पर कूलम को क्या कहा जाता है, वोल्ट कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग 1 वोल्ट को डिफाइन करते हैं। चलो तो हम लोग देख लिए कि पोटेंशियल डिफरेंस का ऐसा यूनिट क्या है, वोल्ट है। पोटेंशियल डिफरेंस का ऐसा यूनिट क्या है, वोल्ट है। तो पोटेंशियल डिफरेंस की चलो यहाँ पे इक्वेशन लिख लेते हैं, V इक्वल्स टू W बाई Q। पोटेंशियल डिफरेंस का ऐसा यूनिट क्या है, वोल्ट है। वर्क डन का क्या है, जूल है। और चार्ज का क्या है, कूलम है। तो सबसे पहले 1 लगा दो, अगर 1 लगा देते तो यहाँ से हम डिफाइन कर सकते हैं 1 वोल्ट को, ठीक है। कैसे डिफाइन करोगे 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस को, if 1 joule of work is done, if 1 joule of work is done in moving a charge of 1 coulomb from one point to another,
then the potential difference will be 1 volt. If 1 joule of energy is required, or if 1 joule of work done is required to move a unit positive charge or 1 coulomb charge from one point to another, then we can say that the volt is 1 volt. Then we can say that potential difference is 1 volt. ठीक है ना? ठीक है, तो ये रहा आपका पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं, एक बार और देख लो आप लोग। if 1 joule of work is done in moving a 1 coulomb of charge from one point to another, then we can say that the potential difference is 1 volt. ठीक है, अब नेक्स्ट है कि पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग क्या से मेजर करते हैं। सो इट इज मेजर्ड by an instrument called voltmeter. पोटेंशियल डिफरेंस वोल्ट को हम लोग वोल्टेज भी बोलते हैं, ठीक है ना? तो इट इज मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड वोल्टमीटर। तो वोल्टेज को नापने के लिए कौन से इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं हम लोग? वोल्टमीटर का यूज करते हैं। या पोटेंशियल डिफरेंस को नापने के लिए किसका यूज करते हैं हम लोग? वोल्टमीटर यूज करते हैं, ठीक है ना? और दूसरा चीज आपको क्या याद रखना है वोल्टमीटर के बारे में, कुछ इंपॉर्टेंट चीज कि वोल्टमीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल। Voltmeter is always connected in parallel। ठीक है, पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है ये बताते हैं। और दूसरा चीज, इट शुड हैव हाई रेजिस्टेंस। इट शुड हैव हाई रेजिस्टेंस। दो चीज आपको ध्यान में रखना है, वोल्टमीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल, और दूसरा चीज इट शुड हैव हाई रेजिस्टेंस। चलो इसका भी बना लेते हैं। मान लो हमारे पास एक रेजिस्टेंस है, यहाँ पे सर्किट बना दिया, पॉजिटिव और नेगेटिव। इसका नाम दे देते हैं पॉइंट ए और बी। पॉइंट ए और बी, मान लो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, यहाँ पे कुछ भी एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है, बल्ब हो सकता है, फैन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अब इसका हमको पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है, तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे? वोल्टमीटर लगाएंगे। ऐसे कॉम्बिनेशन को हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन बोलते हैं। नेक्स्ट हमको क्या ध्यान में रखना है, चलो एग्जांपल से इसको हम समझते हैं क्या होता है। जैसे मान लो यहाँ से करंट आई सप्लाई हुआ, ठीक है ना? तो करंट यहाँ से जाएगा, तो मान लो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है, मान लो कोई फैन लगा हुआ है, कोई बल्ब लगा हुआ है, कुछ भी रेजिस्टेंस हो सकता है, ये भी। तो ए बी के क्रॉस मान लो हमको इस रेजिस्टेंस का पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है कि कितना वोल्टेज ये करंट ले रहा है। तो इसके लिए हम क्या कर दिए, इसके क्रॉस में हम वोल्टमीटर लगा दिए, और ऐसे कॉम्बिनेशन को हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन बोलते हैं। इसके ऊपर में लगाया था, देख सकते हो ये दोनों पैरेलल है, ठीक है ना? तो क्या होगा ना, दूसरा क्वेश्चन देखो, इसका दूसरा पॉइंट में क्या लिखा था, इट शुड हैव हाई रेजिस्टेंस। क्यों वोल्टमीटर का इंटरनल रेजिस्टेंस हाई होना चाहिए? अगर मान लो इसका रेजिस्टेंस कम होता तो जो भी करंट यहाँ से जा रहा है वो सारा करंट इधर से भी पास हो जाता, क्योंकि इसका रेजिस्टेंस ज्यादा है, यहाँ पे रेजिस्टेंस ज्यादा है, तो ये करंट के फ्लो को अपोज करेगा, जिसकी वजह से ना करंट इधर से नहीं जाके कहां से जाएगा? इस रेजिस्टेंस से जाएगा। सो इन देखो, तो इसका आंसर ये हो सकता है कि why voltmeter should have high resistance. The voltmeter should have high resistance so that it takes a negligible amount of current. अगर रेजिस्टेंस कम होता तो करंट इधर से भी पास हो जाता, तो करंट सर्किट में इसको करंट क्या होता है? कम मिलता। तो इस करंट को कम लेने के लिए, मतलब ये नेग्लिजिबल अमाउंट ऑफ करंट लेगा, इसी वजह से हम इसके रेजिस्टेंस को क्या करते हैं? हाँ, बढ़ा के ज्यादा रखते हैं, ठीक है ना? लेकिन क्यों? वोल्टमीटर। सो व्हाट वी हैव सीन हियर, a voltmeter should have high resistance so that it will take a negligible amount of current in the circuit। ठीक है, तो ये रहा आपका वोल्टमीटर के बारे में। तो वोल्टमीटर को क्या चाहिए? वोल्टमीटर कैसे कनेक्टेड होता है? वोल्टमीटर हमेशा ही पैरेलल में कनेक्टेड होता है। लेकिन अगर हम एमीटर का बात करते हैं तो एमीटर हमेशा कैसे कनेक्टेड होता है? सीरीज में। फिर से वोल्टमीटर के रेजिस्टेंस कैसा चाहिए? हाई रेजिस्टेंस चाहिए, whereas एमीटर का रेजिस्टेंस कैसा चाहिए? लो रेजिस्टेंस चाहिए। So this is all about our first part. We have discussed about electric current and potential difference. I will come up with my next video with other topics. So thanks for watching.